अगर आपकी जमीन है और उस जमीन का कागज नहीं है तो आपकी जमीन बिहार सरकार के अधीनस्थ हो जाएगी। बिहार सरकार उस पर कब्जा ले लेगी। अगर आपके पास कागज है तो क्या इस बिहार भूमि सर्वेक्षण में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या कुछ बातें हैं? कई लोग डरे हुए हैं। देखिए, डर इसलिए जरूरी भी है क्योंकि अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है या अगर मजरूआ जमीन पर आप घर बनाए हुए हैं, उसका कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, तो जमीन बिहार सरकार फिर से वापस ले लेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमेशा पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास आप अपने चैनल पे तो बिहार भूमि सर्वेक्षण पे एक वीडियो बनाया है। लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताइए कि किस तरीके से ये पूरा सर्वेक्षण होगा, कहीं लोगों में काफी डर है और ग्रामीण क्षेत्र में तो और ज्यादा डर है। ये सही कहा आपने। देखिए, अभी जो 20 अगस्त है यानी 2-3 दिन पहले से ये बिहार भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है और इसको लेके बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग भी चकराए हुए हैं और अनपढ़ों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें मैं कुछ बुनियादी बातें समझाता हूँ। देखिए, ये जो जमीन का सर्वेक्षण ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहा है। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे तो अकबर बादशाह के समय भी एक टोडरमल था, उसके नवरत्नों में टोडरमल ने जमीन का सर्वेक्षण कराया था अकबर के हुक्म पर। तो ये सब होता रहा, अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ है, आजादी के बाद भी हुआ है। अभी जो सर्वेक्षण है उसमें बिहार सरकार की मंशा है कि जुलाई 2025 तक यानी मोटा मोटी 11 महीने के अंदर बिहार की जितने भी भूखंड है, जितनी भी जमीन है, सबका डिजिटल मैपिंग कर दिया जाए, है ना। इसमें अब सैटेलाइट की भी मदद ली जा रही है, उपग्रहों से भी। अब तो तकनीकी विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, उपग्रहों से भी फोटो खींचने की मदद ली जा रही है। और ये भी ऐसे ही एक बहुत कहना आसान है, करना कठिन है। 11 महीने हैं और 45,000 गांव है बिहार में। कोई बिहार छोटा मोटा गांव, छोटा मोटा जिला, ये राज्य है नहीं। 45,000 गांव है और बहुत सारी से भूमि जो है वो विवादित भूमि है। तो समझिए कि एक बिढ़नी का खोता जैसा है जिसमें राजस्व विभाग ने हाथ डाला है। आप देखिए इसमें क्या तो होगा। विवाद तो खत्म हो जाएगा ना जब सब चीज सही हो जाएगी। हाँ, बशर्ते कि दोनों पक्ष राजी हो जाए। अभी देखिए, अमीन लोग जाएंगे तो उसको देखे होगा। देखिए, मैं इसमें मोटा मोटी बात बताता हूँ लोगों को। इसमें लगभग 10,000 विशेष अमीनों की बहाली हुई है। 9,888 एग्जैक्ट नंबर है। ये विशेष अमीन, अमीन आप समझते हैं जो जमीन की मापी करते हैं जी। और ये जो पूरा भू सर्वेक्षण है इसमें मेन जो प्रपत्र हैं दो ही है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जी। अब ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में होगा, आपको अंचल कार्यालय से वो कागज मिल जाएगा, निःशुल्क मिलेगा, उसमें कोई फीस नहीं है। और ऑनलाइन यदि है तो एक बिहार सरकार का वेबसाइट है, आप नोट कर सकते हैं, DLRS.BIHAR.gov.in। उस वेबसाइट पर आप जाके क्लिक कीजिएगा तो उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रपत्र 2 भी और प्रपत्र 3 भी, और फिर भर के आप उसको घर बैठे अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को इस बात का भी टेंशन है कि भाई हम तो दिल्ली में कमाते खाते हैं, हम पंजाब में हैं, तो क्या मेरी जमीन को कैसे होगा। तो दिल्ली पंजाब की बात नहीं है। यदि आपके पास कागज है तो आप दिल्ली से, आप ऑनलाइन में तो आप कहीं बैठे कर सकते हैं। दिल्ली से आप अपलोड कर दीजिए, पंजाब से अपलोड कर दीजिए, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जो प्रपत्र 2 है वो क्या है, वो है स्वघोषणा पत्र। मतलब उसमें जो भी रैयत है यानी जिसकी भी जमीन है वो खुद घोषणा करेगा अपनी जमीन के बारे में। और उस प्रपत्र 2 में 11 कॉलम है। कॉलम यानी स्तंभ, यानी खाने। 11 कॉलम आपको भरना पड़ेगा। जैसे पहला कॉलम तो है रैयत का नाम। मान लीजिए रैयत 4 भाई, अभी बंटवारा नहीं हुआ है तो चारों भाइयों का नाम देना है। दूसरा कॉलम है रैयत का पता, जो भी गांव है, जो भी राजस्व ग्राम है, ये सब पता। एक कॉलम उसमें है कि खाता नंबर। एक है खेसरा नंबर, खेसरा जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं, है ना। जो आपका खतियान होगा, जिसमें आपकी जमीन का विवरणी होगी, उसमें आपका खेसरा नंबर रहता है, प्लॉट नंबर। यदि नहीं आपको पता है तो आप अंचल कार्यालय से पता कर सकते हैं। एक कॉलम उसमें रहेगा, वो रहेगा चौहद्दी, है ना। चौहद्दी यानी कि आपका जो खेत है उसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या क्या है ना, वो चौहद्दी का भी एक कॉलम है। एक कॉलम जो रहेगा वो है रकबा। रकबा यानी एरिया, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, है ना, रकबा। रकबा में ध्यान देने की बात है कि वो जो रकबा है वो आपको एकड़ और डिसमिल में भरना है ना। जैसे बिहार में बहुत लोगों से पूछेगा कितनी जमीन है, कहेगा 10 धुर है, 2 कट्ठा है, 1 बीघा है। तो ये सब वहां नहीं चलेगा। उसमें उसमें आपको एकड़ और डिसमिल में भरना है। तो यदि आपके धुर है, बीघा कट्ठा से समझते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मेरा इतना कट्ठा जमीन है, वो एकड़ में कितना होगा, डिसमिल में कितना होगा। इस इकाई पर ध्यान रखना है। उसके बाद अगला उसमें एक कॉलम है, वो है आपको
लगान से आप लगान देते हैं कि नहीं उस पर। कुछ जमीन ऐसी होती है जिस पर लगान नहीं दिया जाता है, कुछ पर लगान दिया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं जमीन उस पर लगान दिया जाता है, जो शहरी क्षेत्र जी हाँ, उसमें भी अलग अलग तरह की जमीन है। जैसे खास महल की जमीन पर नहीं लगान होता है, किसी पर होता है, थोड़ा ही है। एक जो है कॉलम वो है जमाबंदी रसीद। यदि आप रसीद कटवाते हैं तो आपको एक जमाबंदी रसीद का एक नंबर दिया आता है, आपकी जमाबंदी नंबर रहता है। अच्छा, उसमें भी मैं स्पष्ट कर दूं, इसको लेके भी कंफ्यूजन है। बहुत लोगों का कहना है कि हम रसीद नहीं कटवा रहे हैं 2 साल से 4 साल से, तो क्या जमीन छीन लेगी सरकार? तो जमीन सरकार छीनने वाली नहीं है। यदि आपने रसीद नहीं भी कटवाया है तो आप बाद में मुआवजे मतलब फाइन के साथ, हर्जाना के साथ आप रसीद भरवा सकते हैं। उसके लिए आपकी जमीन कहीं जाने वाली नहीं। एक कॉलम जो रहेगा वो रहेगा कि आप जो कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, तो उसका आधार क्या है, मतलब स्वामित्व का आधार क्या है। तो हाँ, तो 3-4 प्रकार के आधार हो सकते हैं। मान लीजिए वो जमीन आपके बाबा की थी, बाबा से आपके बाबूजी को मिल गई, बाबूजी से आपको मिल गई, तो उसमें आप भरिएगा उत्तराधिकार। और उसमें जो उत्तराधिकार में यदि आपके पास खतियान हो तो वो दीजिएगा। यदि वसीयत किया हुआ हो, मान लीजिए दादाजी या बाबूजी वसीयत करके गए हैं, तो वसीयत को आप अटैच कीजिएगा, अनुलग्नक में लगाइएगा। दूसरा एक तरीका हो सकता है दान पत्र। मान लीजिए आपके नाना जी ने आपको जमीन कुछ दे दी, तो वो दान पत्र के जरिए दी होगी, तो दान पत्र का ये करना है। एक होता है तरीका बंदोबस्त। बहुत बार गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को सरकार देती है, जिसको कहते हैं बासगीत का पर्चा। मतलब अपना रहने के लिए, बनाने के लिए कुछ 3 डिसमिल जो जमीन हो देती है सरकार, तो वो बंदोबस्त में आ गया। स्वामित्व का आधार बंदोबस्त, उसमें आप बासगीत का पर्चा अनुलग्नक में लगाएंगे। एक उसमें होता है यदि आपने किसी से जमीन खरीदी है, तो उसमें आपके पास केवाला होगा, सेल डीड जिसको कहते हैं। तो आप देखिएगा कि स्वामित्व का आधार क्रय है ना, और आप केवाला को अनुलग्नक में लगाइएगा। और आखिरी जो कॉलम होता है, 11वां कॉलम, वो रहता है अभियुक्ति यानी रिमार्क्स। मतलब ये सब के अलावा यदि आप कुछ बात चाहें जो सरकार को आप चाहें बताना, मान लीजिए किसी तरह का विवाद चल रहा हो कोर्ट में उस जमीन को लेके, है ना, तो उसको भी आप अभियुक्ति में दे सकते हैं। तो प्रपत्र 2 इस तरह से भरेंगे। इसके अलावा आपको उसमें अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, है ना। यदि और आजकल ज्यादा के पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यदि आपका ईमेल है तो आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ये सब प्रपत्र 2 की चीज है। उसके बाद प्रपत्र 3 है। प्रपत्र 3 जो है वो मुख्यतः है वंशावली से संबंधित। वंशावली मतलब आपको एक तरह का फैमिली ट्री बताना पड़ेगा। तो वंशावली में 2-3 बातें हैं। वंशावली का बनाने का एक तरीका है कि जितने भी सरपंच हैं, उन सरपंचों को सरकार ने अधिकृत कर दिया है वंशावली के लिए। तो मान लीजिए आप वंशावली खुद बनाएंगे, जिसमें आप दादा का नाम, बाबूजी का नाम, अपना नाम, अपने बच्चों का नाम डालेंगे, और उस पर उसको अटेस्ट कर देगा सरपंच, है ना, अभी प्रमाणित कर देगा, उस पर अपना दस्तखत करके मोहर मार देगा। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका, मान लीजिए सरपंच जी से आपको झगड़ा है, गांव के पॉलिटिक्स में आपको झगड़ा हो गया, वो आपका नहीं बनाएंगे, तो दूसरा तरीका है आप कोर्ट में, कचहरी में किसी को पकड़िएगा, छोटे मोटे वकील को भी, नोटरी को पकड़िएगा, वो आपका स्टैम्प पेपर पर, है ना, स्टैम्प पेपर जो आता है उस पर आपको वंशावली बना देगा। वो भी कानूनी रूप से मान्य है। वंशावली के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि बिहार में क्या होता है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। वंश का मतलब सोचते हैं कि खाली बेटा ही होता है। मान लीजिए उनको 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो ऐसा भी हो सकता है वो खाली तीनों बेटे का नाम भरे, तो ये गलत है, ये गैर कानूनी हो जाएगा। वंश में बेटा बेटी दोनों आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। वंशावली में बेटियों का नाम नहीं छूट जाए। ये नहीं कहिएगा सरकार से कि बेटी तो शादी करके ससुराल चली गई, सो बात नहीं है। बेटी शादी कर ली हो, ससुराल गई हो, बेटी का जमीन पर उतना ही हक रहता है जितना बेटे का ये कानून हक देता है। इसलिए वंशावली में बेटियों का नाम देना भी अनिवार्य है। जी। कई लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे होगा, क्योंकि कर्मचारी आप जानते होंगे, काफी कर्मचारी हो या अंचलाधिकारी, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ जी ऐसी जी बात निकल के आ रही है कि भ्रष्ट होते हैं। जी। लोग जब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उनका जो रसीद, रजिस्ट्री पेपर होता बिल्कुल। है उसमें गलती कर देते हैं, या रसीद में गलती जी कर जी। देते हैं, या बिल्कुल किसी जमीन मालिक जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। जब भूमाफिया रहता है तो जमीन रजिस्ट्री के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे लोगों को बार बार परेशानी आए, तो वो परेशानी झेल रहे हैं, तो वो कैसे उसमें दर्ज कर। नहीं, ठीक है। देखिए ये बात तो सही है। देखिए सारे सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में, मतलब दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार को तो नंबर 1 माना जाता है। प्राइज मिला हुआ है। प्राइज औपचारिक रूप से नहीं मिला है, लेकिन उनका जो रेपुटेशन है वो माना जाता है कि भ्रष्टतम विभाग, सबसे भ्रष्ट विभाग यदि बिहार में किसी को माना जाता है तो वो राजस्व और भूमि सुधार को है।
तो ये बात तो सही है, और ये मैं नहीं कह रहा कि जितने अमीन बहाल हुए हैं 9,888 ये सत्य हरिश्चंद्र के ही पड़ पोता है, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे लोग जाएंगे जो चाहेंगे कि 2 नंबर की कमाई करे, कुछ 6-5 करे, कुछ गलत सलत करे। तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो भी आप प्रपत्र दीजिए, यदि आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो पावती पर उसका साइन करा लीजिए। मान लीजिए प्रपत्र 2 आप भर रहे हैं तो उसको 2 प्रतियों में भरिए, 1 प्रति आप रखिए, है ना, और उस पर पावती पर जो भी आपके यहाँ राजस्व कर्मचारी आए, अमीन आए, कानून को आए, जो भी आए, उसका साइन डेट के साथ ले लीजिए, तो एक आपके पास हो जाएगा, बाद में उसको गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और एक बार चेक भी कर लीजिए, क्योंकि जो ये बता रहे थे वो सही बात है, जानबूझ के वो गलतियां करते हैं कि आपका नाम सुशील कुमार है तो भर देंगे सुनील कुमार, उसके बाद बोलेंगे अब तो इसका परिमार्जन होगा। तो भैया परिमार्जन कैसे होगा? तो 10 बार दौड़िए सीओ ऑफिस में, और उसमें तो मतलब नीचे से ऊपर तक जो कहते हैं ना, संतरी से मंत्री तक वाली बात हो जाती है, सबका मतलब बंधा रहता है हिस्सा। कद्दू कटेगा तो सब में बड़ा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो एक पूरा लूट का वो एक संस्थागत लूट होती है। तो ये सब तो देखना ही है। और एक बात मैं कहूंगा, यदि आपको लगे कि आदमी खुद 2 नंबर का काम करना चाहता है, किसी दबंग के बात में आके कि आपकी जमीन को ये करा है, तो वहां हिंसक होने की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत है नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध कीजिए, आपत्ति जताइए, हो सके तो उसका मोबाइल से वीडियो बना लीजिए। यदि वो आपको चाय पानी की खर्चा के नाम पर घूस मांग रहा है तो ये सब कीजिए। और ये भी याद रखिए कि जो भी होगा उसको बाद में आपत्ति दर्ज करने का भी आपको वक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हो गया सो एकदम फाइनल हो गया, अब ब्रह्मा जी ने कर दिया, अब इस पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी सरकार समय देगी, है ना। और यदि इसके बावजूद आपको न्याय नहीं मिले तो खैर कोर्ट तो है, न्यायपालिका तो सर्वोपरि है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और सहयोग करना है, जो भी प्रशासन आए उसको सहयोग करना है। यदि सब कुछ सुचारू तरीके से होता है तो इसमें सबका फायदा है। जी चलिए, तो आपने तमाम बातों को जाना, और क्या कुछ सवाल जरूर हमारे